जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, उसमें एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। इस मॉक टेस्ट को आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने शाम वाली सीरीज़ में जो लगभग 8 बजे का टाइम मॉक टेस्ट आता है, तो उसमें हम साइंस करते हैं। और साइंस के जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, वो आने वाले आपके एग्ज़ाम, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर भर्ती हो, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो वहाँ से आप जाके साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है साइंस के लिए स्पेशल, तो आप साइंस का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और आपकी जो भी मतलब क्वेरी हो, वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो जीके के लिए, कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको मतलब नहीं पता या आपको मतलब पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका मैं मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कौन से एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट चाहते हैं। लेकिन बहुमत होना चाहिए कि ज़्यादा विद्यार्थी कौन से मॉक टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि एक है तो मैं नहीं कर पाऊँगा एक के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्या कहता है आज का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। मतलब कहने का है दोस्तों, घास के मैदानों को उसके क्षेत्र से हमें मिलाना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ध्यान रखना। देखो, कैंपोस घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? वेनेजुएला। गलत है, ये आपके ब्राज़ील में मिलते हैं। कैंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में मिलते हैं। लानोस घास के मैदान ये वेनेजुएला में मिलते हैं, वेनेजुएला में। और सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्टेपी घास के मैदान ये यूरेशिया में मिलते हैं, स्टेपी यूरेशिया में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा कि सवाना घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 घास के मैदान और बता देता हूँ, काफ़ी पूछे जाते हैं। एक डाउन्स बहुत आते हैं, हालांकि डाउन्स जो होते हैं ये शीतोष्ण होते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। और एक आप पूछा जाएगा आपसे कंटेवरी, कंटेवरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो कंटेवरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना इसके बारे में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कंटेवरी न्यूजीलैंड। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रेस्टोलॉजी क्या होता है, एग्रेस्टोलॉजी क्या है, तो घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। आप इसके बारे में याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। और दुनिया की सबसे लंबी घास किसको माना गया है? बांस को। बांस दुनिया की सबसे लंबी घास होती है। ध्यान रखना, बांस को घास की कैटेगरी में रखा गया है भारत में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, संविधान में जो प्रांतीय समिति बनी थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब द्वारा जो हमारी समिति बनी थी, प्रांतीय समिति, उसके अध्यक्ष थे। तो ये आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। साथ साथ इन्हें भारत में लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन की संज्ञा भी दी गई है। आयरन मैन की संज्ञा किसको दी गई है? तो जवाब होगा सरदार पटेल साहब को आयरन मैन कहा गया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है, तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार। देखो, यहाँ पे लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद। हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इनकी किताब बड़ी फेमस है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। और ये हमारी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष थे। ये आप याद रखना, संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए
मतलब बीपी मेनन। बीपी मेनन कौन थे दोस्तों? भारत के अंतिम 3 वायसराय के संवैधानिक सलाहकार थे बीपी मेनन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो हर साल हम 26 नवंबर को, 2015 से स्टार्ट हुआ था ये, तो 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका, जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में किसकी उच्च सांद्रता होती है? दोस्तों जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में जो सांद्रता देखने को मिलेगी वो किसकी सांद्रता होगी? तो आप याद रखो जिगर क्या होता है। जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में किसकी सांद्रता देखने को मिलेगी? इसका सही जवाब होगा पित्त के रंगकण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, पित्त के रंगकण की सांद्रता इसमें ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका हृदय। अगर आपसे पूछा जाए मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और मानव का हृदय 1 मिनट में एवरेज टाइम कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये एवरेज है, ये आप याद रखिएगा। और हमारा हृदय की एक धड़कन बनने में कितनी समय लगता है? हृदय की एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 0.8 सेकंड का समय लगता है, आप याद रखिएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, हृदय किस झिल्ली के अंदर बंद होता है? पेरिकार्डियम। हृदय जो होता है ये पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर बंद होता है। और हृदय की जांच के लिए हम प्रयोग करते हैं ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। तो जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में पित्त कण की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। इसमें कहा गया है बल्ब के एक पौधे के किस हिस्से बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है? दोस्तों बल्ब क्या होता है? बल्ब होता है आपका नोड या इंटरनोड। जैसे तो बल्ब जो होता है वो आपके तने में होता है, तना। जैसे मान लीजिए ये प्याज मान लीजिए आप, प्याज, इसको आप रफली एक प्याज मान लें, ये प्याज है आपकी, ये प्याज मान लिया आपने। ठीक है, अब प्याज में आपने देखा होगा इसमें रखे रखे ना, मतलब आंखें बनने लगती हैं, इसमें कली फूटने लगेगी, बल्ब बनता है एक। ठीक है, तो बल्ब जो होता है वो तने का उदाहरण होता है। आप आलू को देखें उसमें भी आंख बनने लगती है, आप अरबी को देखें आंख बनने लगती है। तो बल्ब जिसको आप नोड कहते हो, नोड या इंटरनोड जो होता है ये तने का रूपांतरण होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पौधे की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, मतलब पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप याद ना वार्षिक रिंग के आधार पर या वार्षिक वलय के आधार पर। मतलब क्या है दोस्तों, देखो ये पौधा है आपका, एक पेड़ मान लीजिए, पेड़ का तने को आप काटें तो यहाँ पे ना तने के बीच में कई सारे वो बनते हैं रिंग। इन रिंग को आप गिन लीजिए, जितनी रिंग होंगी उतने पेड़ों की उतने वर्ष पेड़ की आयु हो जाती है। तो वार्षिक रिंग के आधार पर पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो बल्ब जो है ये तने का उदाहरण होता है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते? ध्यान रखना, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाने का काम किसका होता है? दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त प्रसारित करने वाली धमनी जो मतलब वाहिनी को हम बोलते हैं धमनी, आर्टरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप याद रखिएगा, हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी होती है इनको क्या कहा जाता है? इनको धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। और हमारे रक्त में कितना मतलब प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों आप याद रखिएगा, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%, 55%, और बाकी 45% आपकी सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारा रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप याद रखिएगा। तो हृदय से शरीर में रंग ले जाने मतलब रक्त ले जाने वाली धमनियाँ होती हैं। पानी का सूत्र क्या है? सिंपली क्वेश्चन है, आलिया भट्ट को भी याद है, H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, आप याद रखिए। हाँ, इसका भार पूछ सकता है, तो पानी का द्रव्यमान कितना होगा? 18 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम से अधिक है? दोस्तों एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो फास्फोरस का कितना होता है? 15। नियोन का कितना होता है? 9। सोडियम का होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। तो आप बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है? सही जवाब होगा आपका फास्फोरस।
फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है जो कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। ऑप्शन ए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु है, मैग्नीशियम। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को आप किस में रखेंगे, मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों देखो, लाइनक्स को छोड़कर सभी वेब ब्राउज़र हैं, ये आप याद रखना। लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देवी निशुम्भा सूदनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये मंदिर किसने बनवाया था, तो ये चोल वंश के राजा थे विजयालय, उन्होंने बनवाया था। तो चोल वंश के राजा विजयालय के द्वारा देवी निशुम्भा सूदनी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये तंजावुर में बना था, ठीक है, तंजावुर में बना था, याद रखना। तंजावुर वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार जो किया था वो राइट बंधु ने किया था, ऑरविल राइट और विल्बर राइट। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविल राइट और विल्बर राइट के द्वारा किया गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि हवाई जहाज जो होते हैं ये किसके सिद्धांत पर उड़ते हैं, तो बर्नौली की प्रमेय, आप याद रखना, बर्नौली के सिद्धांत पर हवाई जहाज उड़ते हैं, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो बर्नौली की प्रमेय जो होती है इसके सिद्धांत पर हवाई जहाज उड़ते हैं। क्लियर दोस्तों। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका रंग नारंगी होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों। अच्छा चलो, यहाँ पे लिखा गया आपका ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, टेलीफोन या टेलीग्राफ का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। हवाई जहाज़ का आविष्कार ऑरबिट राइट और विल्बर राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूरी तरह से लचीला होता है। तो सही जवाब होगा, मांग वक्र पूरी तरह से लचीला होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रट लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहा गया, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों स्वराज पार्टी ये कांग्रेस के भीतर ये गुट बना और ये बनी थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो सही जवाब क्या होगा आपका, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। देखो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके सी आर दास हैं इनको देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि देश बंधु की उपाधि किसे मिली, तो सी आर दास को मिली है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी और ये संवैधानिक सुधार को लेके थी। ठीक है, ये आप याद रखना, संविधान के लिए थी ये रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आपसे पूछा गया था स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की जगह, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है, प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा हाइड्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, सॉरी, नाइट्रोजन के यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं वो पर्यावरण में रहने वाले जीवों के साथ अदला बदली करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसको नाइट्रोजन चक्र की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 या 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहा गया, छठी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताएं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों छठी लोकसभा के दौरान जो स्पीकर थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। और वर्ष 1977 में ये राष्ट्रपति पद के लिए
निर्विरोध चुने गए थे। तो ये आप सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति बने थे और ये मतलब जो बिना विरोध के, इनके मतलब खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्ष 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 1982। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ लिखा गया है BS रमा देवी। आपको पता कौन है ये भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये पुरुषों में थे और ये महिलाओं में थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच जो माना गया वो किसे माना गया है? तो प्रशांत महासागर में एक गुआम द्वीप है। गुआम द्वीप जो अमेरिका का नेवल बेस है, तो गुआम द्वीप के पास में मरीना खाई है। मरीना खाई जिसे चैलेंजर खाई भी कहा जाता है, तो ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है। और बात करें तो लगभग 11 किलोमीटर जो है ये गहरी है आपकी। तो मरीना खाई जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है और ये पैसिफिक ओशियन में आती है। ठीक है, इतना जरूर याद रखना, ये पैसिफिक ओशियन में आती है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? दोस्तों, 10 डिग्री चैनल की बात करें हम, तो 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। तो लघु अंडमान यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है गोवा। अगर आपसे पूछा जाए गोवा भारत का राज्य कब बना था, तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था, याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट उनकी ओर चलते हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, राजा खारबेल और अशोक के बीच में। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? तो दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था और उसके बाद में उसने धम्म की नीति को अपना लिया था। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक और कौन थे दूसरे? राजा खारबेल। ठीक है, खारबेल और सम्राट अशोक के बीच। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों उसकी राजधानी जो थी मतलब अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आप याद रखिएगा। और कलिंग का युद्ध जो है वो दया नदी के किनारे लड़ा गया था और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में है, ये आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया, तो 13वें शिलालेख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना गया। दोस्तों, टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी सन 1799 में, याद रखना। और टीपू सुल्तान जो था ये आपके जो फ्रेंच क्रांति थी उससे बहुत प्रेरित था, फ्रेंच क्रांति से बहुत प्रेरित था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रेरित था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी उससे प्रेरित था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मैसूर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चंदन संग्रहालय कहाँ बनाया गया था, तो मैसूर में चंदन संग्रहालय बनाया गया था। और भारत में केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मैसूर में है। अच्छा, बेंगलोर लिखा गया, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कहा गया है आपका बेंगलोर को, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों, टैगा वन जो मिलेंगे आपको वो कहाँ मिलेंगे? सिंपल सा है कि टैगा वन जो होते हैं वो दक्षिणी भागों में मिलेंगे, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, रूस हो गया और फिनलैंड हो गया। और टैगा वन की खास बात है इनकी पत्तियां जो नुकीली होती हैं, जैसे शंकु की शेप होती है ना, इस तरह की। तो टैगा वन कहाँ मिलेंगे आपके? रूस में मिलेंगे, आपके साइबेरिया वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये आप याद रखना, जैसे चीड़ हो गया, सिल्वर हो गया और फर हो गया, बर्च बलूत हो गया, ये सब आपके मतलब टैगा वन होते हैं। अच्छा, अगर हम भारत में बात करें तो भारतीय संविधान में वनों को कौन सी सूची में रखा गया? वनों को समवर्ती सूची में रखा गया है, याद रखना, वन को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है।
पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि वन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। और भारतीय वन सेवा क्या अखिल भारतीय सेवा है? बिल्कुल, अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको पता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। और जादेव पायेंग एक व्यक्ति है भारत में, इन्हें भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है, जादेव पायेंग। क्लियर? टैगावन रूस में मिलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती कहा जाता है? चलो ऑस्ट्रेलिया के ना 3 मरुस्थल याद रखना। गिब्सन मरुस्थल कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन, सिम्पसन और तनामी, ये 3 मरुस्थल आप याद रखिएगा, और ये तीनों आपके ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, इसमें कहा गया डैश, मतलब कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत चुम्बकीय वाहक बल प्रवाह लीकेज के या चुंबकीय प्रवाह लीकेज के काटने की दर के परिवर्तन के समानुपातिक होता है? तो दोस्तों कौन सा नियम कहता है? देखो, फैराडे का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो प्रवाह है वो चुंबकीय लीकेज या चुंबकीय प्रवाह लीकेज के काटने की दर के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फैराडे का नियम कहता है ये। ऑप्शन डी फैराडे का नियम कहता है, आप याद रखिएगा। ओम का नियम क्या कहता है? बी बराबर आई आर, अर्थात चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है। हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। लेंज का नियम जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का नियम है। तो ये आप याद रखना, ये फैराडे का नियम था। क्वेश्चन संख्या 21, क्या कहा गया है? अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क में सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु किस में होगी? दोस्तों अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वस्तु घूर्णनीय संतुलन में होगी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घूर्णनीय संतुलन होगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान, मूल संविधान 1950 में संरक्षित है। अच्छा दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित किया गया? तो आप याद रखना, संसद भवन में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में जो संविधान रखा गया है वो आज भी संविधान में जो संसद भवन है उसमें रखा गया है, लिखा हुआ रखा गया है, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या आपको पता है हमारी संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने हमारी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन बताना है आपको, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, ये कमेंट में लिख के आप बताएं मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना कौन कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, और यह अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा कि एक हाई कोर्ट को 2 राज्यों का हाई कोर्ट बनाया जाए? वो संसद के पास होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संसद। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये हमारी संसद के 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात करूँ तो ये पार्ट 4 में आते हैं आपके, भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51। और इनका काम क्या है? ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट, अर्थात ये आपका किसके बारे में बात करता है? ये कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करते हैं, या सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था एक हाई कोर्ट को 2 राज्यों का हाई कोर्ट बना सकती है संसद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। 23 तो हो गया ना, 23-24 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? दोस्तों दुनिया में पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था ये 1877 में खेला गया था। ऑप्शन सी। किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है। और पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रन से पराजित कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि टेस्ट मैच में वर्तमान में ओवर फेंकने की दर क्या है? तो आप याद रखना, 1 घंटे में 15 ओवर।
टेस्ट मैच में जो ओवर फेंकने की दर है वो क्या है, 1 घंटे में 15 ओवर, याद रखेगा। और भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था, 1932 में, याद रखना इसके बारे में। अबर इम्पॉसिबल लव पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों, अबर इम्पॉसिबल पुस्तक के लेखक जो हैं वो दुर्जोय दत्ता हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दुर्जोय दत्ता। याद रखिएगा 2016 में ये बुक लिखी गई थी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक किताब भारत में मतलब काफ़ी पूछी जाती है एग्जामों में, और आपको बताना है मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी है? मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो 2 क्वेश्चन आज के लिए। तो ये आज का मॉक टेस्ट था आपका। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, साइंस का मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वीडियो में जाइएगा और उसके में आपको साइंस का मतलब जो मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया था वो मिल जाएगा। साइंस का बैच शाम को आता है लगभग 8 बजे के आसपास, तो ये आप याद रखिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।